हेलो गाइस, मैं आशुतोष कुमार अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एसएससी सीजीएलई की एक टेस्ट सीरीज हम अभी चला रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज के सेकंड पेपर का जो डिस्कशन है हमने लास्ट वीडियोस में किया एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द पेपर 3। ये जो है ये थर्ड पेपर का इंग्लिश के सेक्शन के सॉल्यूशन वीडियो है। आप आराम से देखें, ध्यान से देखें। आपने जो क्वेश्चंस किए, आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, उनमें जो चीज़ें आपने सोच के, जो कॉन्सेप्ट्स सोच के, जो लॉजिक्स लगाकर, जिस एक्सप्लेनेशन के साथ आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, वर दे करेक्ट और नॉट, ये तो आपको आंसर की देख के पता चल ही गया होगा। इससे आगे की जो चीज़ें हैं, जिसको हम कहते हैं रिव्यू करना पूरा, वो अब हम कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं कि सारे जो हमने एक्सप्लेनेशंस, लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ में आंसर्स दिए वो सही थे और कैसे सही थे। और जब गलत हुए तो वो कैसे गलत हुए, एंड जो हमने क्वेश्चंस छोड़ दिए तो उनमें क्या वो रीजन था। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। जैसा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 1000 ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट नियर दिल्ली। देखिए इसके अंदर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में क्वेश्चन हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 ऑफ पीपल लिखा हुआ है। ये 1000 ऑफ पीपल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा थाउजेंड्स ऑफ पीपल। यानी हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? थाउजेंड्स में लिखना होगा क्या? थाउजेंड्स। देखिए आप जब भी ऑफ प्लूरल नाउन के साथ इस तरह के क्वांटिटेटिव वर्ड्स जो होते हैं, जिनको हम जानते हैं, जैसे 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, डजन है, इन्हें आप हमेशा प्लूरल में लिखेंगे। अगर डजन है तो ये गलत होगा, इसको आपको किस में? डजन्स में चेंज करना होगा। दैट इज हाउ वी डू इट। यहाँ डजन नहीं हो सकता, यहाँ 1000 नहीं हो सकता, यहाँ क्या होगा? थाउजेंड्स होगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या करना है हमें? 1000 की जगह थाउजेंड्स कर देना है। ये जो हिस्सा है इसे थाउजेंड्स। रीजन, यहाँ ऑफ पीपल लिखा है। ऑफ पीपल यानी ऑफ नाउन के साथ आपको क्या करना होता है? इसे, इस तरह के वर्ड्स को प्लूरल लिखना होता है। आई होप क्लियरली समझ में आया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट यू एंड आई गो टू बस स्टैंड टू वेलकम आवर बिलवड फ्रेंड। देखिए यहाँ पे हमने लेट वर्ड का यूज किया है, और लेट वर्ड का जब आप यूज करते हैं तो इसके साथ में प्रोनाउन के सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस को ही यूज कर सकते हैं। ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है सर? आई सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लेट के साथ आई लिखा है, विच इज रॉन्ग। हमें यहाँ पे क्या करना होगा? लिखना होगा मी। आई होप इट इज अंडरस्टूड, अच्छे से समझ में आया होगा। 153rd। अच्छा, ओके, रेड सही रहेगा यार, सही कह रहे हो। रेड दिमाग में नहीं आया, नहीं दिख रहा ना? ठीक है, ऑलराइट, ये देखो ये वाला। चलिए, तो जैसे कि आपने देखा 151st के अंदर क्या आंसर है? थाउजेंड्स। जस्ट मिनट। 153rd में क्या आंसर है? हंड्रेड एंड 53rd में आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स। हंड्रेड एंड 51 में, सॉरी, 152 में क्या हो जाएगा? यहाँ आई की जगह क्या हो जाएगा? मी लिखना होगा। जैसे कि मैंने बताया, लेट के बाद आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में 153 में, शी इज सो लेजी दैट शी टेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम टू कंप्लीट सच अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क। देखिए यहाँ पे हमने एक डिटरमिनर का यूज किया हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ। ये जो लार्ज नंबर ऑफ डिटरमिनर है, इसे ए भी है, ऑफ कोर्स इसके ए भी है, इसे यूज किया जाता है सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। जरा हम चेक करें किस नाउन के लिए इसे यूज किया हुआ है। टाइम के लिए यूज किया है। टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन होता है अगर इसका मीनिंग समय हो तो। हाँ, टाइम का एक मीनिंग कितनी बार जो अमन करते हैं उसके लिए यूज भी करते हैं, जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, छह बार को हम 5 टाइम्स, 6 टाइम्स बोलते हैं, वो काउंटेबल होता है। बट ये जो टाइम समय है, इसका जो मीनिंग है या ये जो होता है आपका अनकाउंटेबल होता है। और मैंने आपको बताया कि ये जो अ लार्ज नंबर ऑफ है, लार्ज नंबर ऑफ है, इसे यूज किया जाता है सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए।
अगर इसे प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है तो ये टाइम शब्द यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन दिक्कत है, टाइम कैसे हटा देंगे? टाइम तो भाई इस सेंटेंस के अंदर मीनिंगफुल एक वर्ड है जो मीनिंग दे रहा है, जो ऐड कर रहा है, सेंटेंस को एट्रीब्यूट, सेंटेंस के मीनिंग को एट्रीब्यूट कर रहा है। हमें ये जो अ लार्ज नंबर है इसे हटाना होगा, और इसी जगह हम कुछ भी एक डिटर्मिनर लिख सकते हैं, जैसे अ गुड डील ऑफ का यूज कर सकते हो जो कि अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, या फिर एकदम सिंपल अपना अ लॉट ऑफ को यूज करो, बहुत ही आराम से अ लॉट ऑफ का यूज करोगे, कुछ गलत नहीं होता उसमें। अ लॉट ऑफ जो है वो प्लूरल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो जाता है। हाँ, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आता है तो हमें ये सब सोचने की जरूरत है, अदरवाइज हमारा आंसर तो आ चुका है, अ लार्ज नंबर ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि ए लिखा हुआ है। तो हाँ, ये इंप्रूव जो करना है वो थोड़ा ध्यान से देख के करना होगा। He was surprised when he read a Sunday's newspaper about about a 2 weeks holiday for most of the student। देखिए इसके अंदर एक तो ये छोटी सी चीज ये है कि इस क्वेश्चन में पहले से यहाँ पे ये जो वीक्स के पास में अपॉस्ट्रोफी था, ये लगना था। ये किसी कारणवश जो है इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ये लगेगा यहाँ पे। मतलब क्वेश्चन में था ये आप कह सकते हैं टाइपिंग की एरर थी, बट एरर जो इस क्वेश्चन में है वो इससे अलग है। अगर आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया और अगर आपने सी आंसर लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, मोस्ट ऑफ के बाद नाउन सिर्फ कैसा प्लूरल। ऑफ कोर्स अनकाउंटेबल भी आ सकता है, लेकिन हमारे पास में जो चीज दी हुई है स्टूडेंट, ये तो काउंटेबल वर्ड है, इसका अनकाउंटेबल वर्जन तो होता नहीं। इसलिए हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट के लिए होगा मैं स्टूडेंट वर्ड की जगह लिखना होगा स्टूडेंट्स। सी का आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं हम। 155 अगर आप पढ़ पा रहे हैं, ये लिखा है ही हैज ऑर्डर्ड 3 डजन्स ऑफ कॉपीज। यही रुक जाना है हमें। ये जो लिखा है 3 डजन्स ऑफ कॉपीज, इस पे ध्यान देना है। देखिए ये जो अपन बोलते हैं 3 डजन्स ऑफ कॉपीज, जस्ट अ मिनट, इस तरह के जो वर्ड होते हैं आपके, 3 dozens of copies। तो वैसे तो अगर आप देखें ये इस तरह का आपको दिखेगा, तो आप कहेंगे कि सर तभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि ये जो ऑफ नाउन लिखा होता है इसके बाद में आपको क्या है यहाँ पे डजन से लिखना होता है। बट चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती है जब आप इनसे पहले क्या लिख दें, एक नंबर लिख दें। जब आप एक नंबर को लिख देते हैं तो अब ये जो है आपको कैसे लिखना पड़ेगा, इसको आपको इसे लिखना होगा सिंगुलर में, डजन। एक नंबर के साथ में इस तरह के सभी वर्ड्स, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सारे वर्ड्स कैसे लिखने पड़ते हैं, सिंगुलर लिखने पड़ते हैं। क्या कहा मैंने, नंबर के साथ। व्हाट आर नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कोई भी नंबर ले लो आप, 6 मिलियन ले लो भले आप। आपको याद रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये कैसे लिखे जाएंगे, सिंगुलर में लिखे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ अपना क्वेश्चन जो था वो क्या था। अगला क्वेश्चन है आपका 150, ये हो जाएगा आपका, जैसे कि मैंने बताया डजन्स की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, डजन। फर्दर बढ़ते हैं। 156, I saw only 8 police who were running after the train robbers। ठीक है, क्योंकि मैंने 8 पुलिस को देखा। ये बोलने में ही अजीब लग रहा है गाइस, 8 पुलिस कैसे हो जाएगा। पुलिस ऑफ कोर्स एक प्लूरल नाउन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका प्लूरल जो है इससे पहले 8 लिखा जा सके। इससे पहले 8 नहीं लिखा जा सकता। 8 पुलिसमैन जरूर हो सकता है। 8 पुलिस का कोई मीनिंग ही नहीं बनता गाइस, 8 पुलिसमैन लिखा जा सकता है। दैट इज व्हाट योर आंसर इज। और यहाँ ध्यान रखें पुलिसमैन में यहाँ पे ई लिखना है, ए नहीं लिखना है। फर्दर, माई सिस्टर हैज नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन हर लाइफ, सेड द पासर बाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है स्पेक्टिकल्स और यहाँ लिखा है ए, बोथ द थिंग्स कैन नॉट जेल, राइट। स्पेक्टिकल्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ में ए जो है वो नहीं आ सकता, तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ओके, देखते हैं आगे। 157 से अब 158 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। 158 में आप देखेंगे लिखा है 3 समन्स हैव बीन इश्यूड। यही रुक जाएंगे अपन, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है समन्स, ये एक बड़ा ही कमाल का वर्ड है गाइस। समन्स एक सिंगुलर वर्ड होता है। एंड वन सेकेंड, मेरी बात को ध्यान से सुने। मैंने कहा समन्स एक
सिंगुलर वर्ड होता है। समन्स एक सिंगुलर वर्ड होता है। आप सोच रहे होंगे समन की बात करूं मैं, नहीं, समन की बात नहीं हो रही है। समन्स एक सिंगुलर वर्ड है एंड समन का प्लूरल वर्जन समन्सेस होता है, राइट। तो जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जैसे हम उनको देखते हैं, कार का कार्स करते हैं, वैसे ही समन्स का समन्सेस हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि समन एक वर्ड होता है, राइट। समन एक्चुअली में एक वर्ब है। समन जो है एक वर्ब है। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी वर्ब फॉर्म और नाउन फॉर्म होती है और वो बड़े आराम से प्लूरलाइज भी किए जाते हैं, बट द थिंग इज यहाँ ऐसा समन के साथ नहीं है। समन एक वर्ब है, समन्स एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल जो है वो समन्सेस बनेगा। और जब आप देखते हैं यहाँ अपने क्वेश्चन के अंदर, आपको समन्स से पहले 3 लिखा हुआ दिखता है ना। हम ये बात अच्छे से जानते हैं 3 कार कुछ नहीं होता, 3 कार्स होता है। उसी तरीके से 3 समन्स नहीं होगा गाइस, 3 समन्सेस होगा, राइट। हम नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर मैं कहूँ नाउन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नाउन चैप्टर के क्वेश्चन में इस तरह के अतरंगी कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये बात याद है तो फिर हो जाएगा। एक जो अपन ऐसे देखते हैं कि इंग्लिश को नॉर्मली देखना और उसमें एरर को ढूंढना, ये वो चीज़ है नहीं। ये समथिंग ये कुछ ऐसा है जो आपको याद करना होता है। पढ़ते हैं आगे। हिज सिस्टर इन लॉज, देखिए या तो इन लॉज को अकेला बोलें तब वो ठीक है। अगर आपने उसके साथ में सिस्टर, मदर, फादर कुछ भी जोड़ दिया तो फिर ये अब इन लॉज नहीं होगा, ये क्या होगा, इन लॉ होगा। इन लॉज ये हो ही नहीं सकता। और अगर मान लो आपको सिस्टर इन लॉ एक नहीं एक से ज्यादा की बात करनी है तो फिर आपको सिस्टर्स इन लॉ करना होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अपने एक क्वेश्चन में एरर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए एक बार रिपीट करके देखना। इन केस ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल, देखिए कप्स फुल कुछ नहीं होता है, कप फुल्स होता है। कप फुल्स होता है, कप्स फुल नहीं होता है। दोनों वर्ड्स ही अलग अलग नहीं है, एक ही वर्ड है, उसके एंड में लगेगा। फर्दर मनीष, ये मनीष लिखा है यहाँ पे, स्पेलिंग की एरर हो गई। मनीष एज वेल एज हिज ब्रदर वांट्स टू ज्वाइन एयर फोर्सेस। देखिए एयर फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हैं एक बॉडी है जिसको हम कह सकते हैं फोर्स का, यानी कि डिफेंस का पार्ट है एयर फोर्स, ना कि एयर फोर्सेस। एयर फोर्सेस कुछ नहीं होता। उसके बाद में इट कैन बी क्लियरली सीन दैट योर हेयर्स नीड्स कटिंग। अगर किसी एक पर्सन के सेट ऑफ हेयर की बात हो रही हो तो उसे हेयर्स नहीं हेयर कहा जाता है, उसे हेयर्स नहीं हेयर कहा जाता है। बाकी और भी कॉन्सेप्ट होते हैं जिस तरीके से हेयर का हेयर्स बनाया जाता है, बट यहाँ ऑफ कोर्स अपन जब योर लिख रहे हैं तो इसका मतलब एक पर्सन के सेट ऑफ हेयर की बात हो रही है। एक पर्सन के सेट ऑफ हेयर के लिए आप सिर्फ हेयर यूज कर सकते हो, हेयर्स नहीं। और उसके लिए ध्यान रखें वर्ब सिंगुलर आती है जो कि यहाँ पे यूज की हुई है, बिल्कुल सही है। ये गलत है, हेयर्स का हेयर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वॉलंटियर्स इन 100, देखिए ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आप जो है ऑफ के साथ जब प्लूरल को लिखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ऑफ के साथ जब प्लूरल को लिखते हैं तो यहाँ पे आप जो 100,000, 100, ये जो बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन जो भी आप लिखना चाहते हैं इन सबको प्लूरल में लिखना होता है। इन सबको प्लूरल में लिखने का इसके अलावा सिर्फ एक ही और तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है आप अगर इनसे पहले क्या लिख दें, इन हंड्रेड्स, ठीक है। अगर आप बोल देंगे इन हंड्रेड्स, जैसे प्लूरल में लिखा आपने इसको और इन लिख के अब आप अगर इनको लिखना चाह रहे हैं तो ये जो सारे वर्ड्स हैं आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको इन्हें प्लूरल में लिखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 100 तो ये गलत है, अगर आप लिखते हैं हंड्रेड्स तो ये सही है। दैट इज हाउ इट हैपेंस। ये सही है, ये गलत है। आई होप इट इज क्लियर। सर समझ नहीं आया? तो इसलिए नहीं आया क्योंकि आप यहाँ पे प्लूरल का कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहे। कुछ भी एक एग्जाम्पल लीजिए, इसमें वॉलंटियर्स लिखा है, आप कुछ भी लिख लीजिए जैसे कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन, अब आप 100 नहीं बोलेंगे, हंड्रेड्स बोलेंगे, राइट। और ले लेते हैं इनसे टॉयज, टॉयज इन, मिलियन नहीं बोलेंगे, मिलियंस बोलेंगे, मिलियन नहीं मिलियंस। आई होप इट इज अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज हार्मफुल वाला हो गया, मनीष हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये कर रहे थे हम 163 में, हमने आंसर लगाया क्या,
163 में हमने आंसर लगाया क्या कि वॉलंटियर्स इन हंड्रेड्स हो गए यहाँ पे। आई होप मेरी लिखावट आपको समझ में भी आ रही होगी और दिख भी रही होगी। इन केस ऐसा ना हो आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 164। इसमें लिखा है 2.5 hour हैव पास्ड सिंस आई केम हेयर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, हाफ आवर नहीं होगा आवर्स होगा, हाफ आवर नहीं होगा आवर्स हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्यों ऐसा है भाई, नॉर्मल सी बात है, 2.5 बोल रहे हो आप, 2.5 हो गए, ये तो एक से तो ज्यादा है, तो फिर अपन ऑफ कोर्स क्या लिखेंगे, आवर्स लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे लिखा है ऑल द इंफॉर्मेशंस। नहीं रुक जाएंगे अपन, आगे बढ़ना ही नहीं है। इंफॉर्मेशंस तो वर्ड ही नहीं होता, क्या लिखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एस यहाँ पे नहीं लगाना है, इंफॉर्मेशन नहीं होता कुछ। 166 को देखेंगे ये, एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज देयर वर्क ऑनेस्टली। देखिए ईच एवरी आइदर नाइदर, ये तो मैं ना क्लास में रट्टा मरवाता हूँ, आप भी मार लीजिए। ईच एवरी आइदर नाइदर, अगर सब्जेक्ट का पार्ट हो तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट का पार्ट हो तो वर्ब सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर ही है ये। लेकिन एक बात और याद रखनी है, अगर इसके लिए आगे कोई डिटरमिनर या प्रोनाउन आप यूज करते हो तो वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, या सिंगुलर के लिए जो यूज होता होना चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ आगे जब बढ़ते हैं, इन माई ऑफिस एंड डज सब कुछ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ जब देयर को दिखता है तो यहाँ पे आपको रुकना है। ये जो देयर है यहाँ पे देयर नहीं होगा गाइस, यहाँ पे हिज होगा। द रीजन इज सेम, ईच एवरी आइदर नाइदर, अगर सब्जेक्ट का पार्ट हो तो वर्ब सिंगुलर और आगे कोई डिटरमिनर या प्रोनाउन है तो वो भी सिंगुलर। सिंपल। चलिए अगर इसको नोट्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट में आपके लिए कर देता हूँ ये काम। इधर देखेंगे, नोट्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ईच एवरी आइदर नाइदर। अगर किसी भी तरीके से सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं तो इनके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी। प्लस आगे मान लीजिए आगे आप कोई प्रोनाउन या डिटरमिनर यूज करते हैं तो वो भी आप सिंगुलर कैटेगरी का चुनेंगे, प्लूरल कैटेगरी का चुनने पे गलती हो जाएगी। आई होप इट इज अंडरस्टूड। अच्छे से नोट्स बनाएं और अगर कोई भी डाउट हो तो बताएं गाइस। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में, सॉरी आगे बढ़ते हैं, मिलेंगे नहीं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एवरीबडी वाला हो गया। आई डोंट लाइक, आई होप ये सब दिख रहा होगा आपको, बट कोई बात नहीं, काम करते हैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। एवरीबडी इज ऑनेस्ट, ये वाला किया था हमने 167। चलो कोई बात नहीं, 167। ठीक है 167 देखने चल रहे हैं आप। आई डोंट लाइक दैट यू टोल्ड माई फादर लास्ट नाइट। आई डोंट लाइक दैट यू टोल्ड माई फादर लास्ट नाइट। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा और मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको दैट की जगह व्हाट का यूज़ करना होगा। अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन का थोड़ा सा हिस्सा अच्छे से पढ़ा है तो आप ये बात जरूर जानते होंगे कि दैट का नहीं, यहाँ पे व्हाट का यूज़ होना चाहिए। इन केस आपको ये ना समझ में आया हो, मैं 1 मिनट में आपको इसका एक शॉर्टकट जरूर बता देता हूँ। पूरी तो एक्सप्लेनेशन अभी कैसे पॉसिबल होगी, बट यस मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिखा, हमने एक क्वेश्चन या एक सेंटेंस लिखा, आई नो द person dash lives with you। ओके फिर I know
डैश यू सेड। ठीक, अब आप देखेंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस के लिए मैं आपको दे रहा हूं दो ऑप्शंस, एक मैं दे रहा हूं व्हाट और एक मैं दे रहा हूं दैट। राइट, एक दे रहा हूं व्हाट, एक दे रहा हूं दैट। आई होप इससे आगे बढ़ेंगे अपन तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। चलिए जी, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन, आई नो द पर्सन डैश लिव्स विद यू, इसमें अगर आप नोटिस करें इस चीज को, अप्रोच को नोटिस करेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो आपको समझ में जरूर आएगी। इस हिस्से को अगर आप एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाना चाहें अगर, तो आपके पास एक वर्ड की कमी है, ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। इस हिस्से को अगर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाए तो आपके पास किसी वर्ड की कमी नहीं है। राइट, ये पूरा है। जब ऐसा केस हो कि ये आपका पूरा हो और ये पूरा ना हो, तब तो गाइस इन दोनों में से लगा देना आपको कौन सा, दैट। और अगर आप देखें कि ये पूरा ना हो, यू सेड, क्या भाई क्या बोला, बताइए नहीं। और आई नो भी देखोगे तो आई नो के बाद भी तो किसे जानते हो, ये भी तो बताना पड़ेगा। ये क्या चीज जानते हो, ये बताना पड़ेगा। अगर ये दोनों ही इनकम्प्लीट हो तो ऐसे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट। तो देखिए वैसे तो ये मैंने एक शॉर्टकट बताया है और हो सकता है कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाए। इन केस ऐसा नहीं होता है, आप ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। जब आप पूरा पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक अलग ही एक्सप्लेनेशन के साथ अपन बढ़ेंगे, बट ये तो एक ट्रिक थी। चलिए, तो इस ट्रिक से बाकी ये क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से। मैंने कहा कि अगर दोनों इनकम्प्लीट हो तो व्हाट लगाना है, अगर एक इनकम्प्लीट हो और एक पूरा हो तो हमको दैट लगाना है। अब यहाँ देखेंगे आई डोंट लाइक लिखा हुआ है, यानी कि पहले वाले को ही देखना, सिर्फ आई डोंट लाइक लिखा है। अरे तो क्या नहीं पसंद है, ये तो बताया ही नहीं, आगे नहीं बताया। तो फिर ऐसे में हमें क्या करना होता है, हमें दैट नहीं लिखना है, हमें व्हाट लिखना है। ठीक है, दिस इज वेरी वेल अंडरस्टूड। बढ़ते हैं आगे। 168th देख रहे हैं, दिस इज द सेम गर्ल। सेम गर्ल लिख रहे हो तो भाई होम थोड़ी लिखोगे, क्या लिख रहे हो, दैट लिखोगे। सेम आ गया ना, सेम आ जाता है तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन होम नहीं आता, दैट आता है। ऐसा ही एक अच्छा क्वेश्चन अभी और भी आ गया। अब क्या आएगा, चलिए आगे देखते हैं। ही शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ हमको रुक जाना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे तरीके से शार्पन हैं, याद हैं आपको बहुत बढ़िया, हून स्किल के रूप में है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो अवेल वर्ड है गाइस, इसके बाद में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। अगर आपने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया तो फिर ये गलत हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं। आ जाएगा यहाँ पे हिमसेल्फ। कहाँ आएगा हिमसेल्फ, यहाँ पे, इस जगह पे हिमसेल्फ का यूज करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियरली समझ में आया होगा। अब देखते हैं 170 आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट हैज स्पोकन ऑन दिस मैटर। ये वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स है जिसने इस मैटर के बारे में बोला है। तो फाइन गाइस, अपन देख रहे हैं यहाँ पे राइटर्स लिखा है, उसके बाद में दैट लिखा है और उसके बाद में हैज लिखा है। आप जानते हैं जब भी दैट यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं दैट, जैसे अपन ने दैट लिखा है, इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो इससे पहले लिखे गए वर्ड के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। यहाँ लिखा है राइटर्स, तो इसके लिए यहाँ जो वर्ब है वो हैज होनी चाहिए या हैव होनी चाहिए, वो हैव होनी चाहिए, क्योंकि प्लूरल नाउन के लिए हैव यूज किया जाता है और सिंगुलर चीजों के लिए हैज यूज करते हैं, एंड दैट इज व्हाई हैज इज इनकरेक्ट। हमें क्या चुनना होगा, हैव। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी। आई होप इट इज वेल अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं, 171 की तरफ बढ़ते हैं। की तरफ देखें। Only one of the girls that have secured 80% marks. She is both laborious and intelligent. देखिए हमारे इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हम लिख रहे हैं यहाँ पे ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि यहाँ हमें क्या करना होगा, इस जगह पे ये जो हैव है, इस जगह पे हमें जो वर्ब है वो किस हिसाब से लगानी है, इस वर्ड के हिसाब से। लेकिन ऐसा तब नहीं होता अगर आप यहाँ ओनली लिख दें। तो ओनली लिख देने से अब यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे क्या यूज करना होगा, हैज यूज करना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर गाइस हो जाएगा आपका क्या, आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फर्दर देखते हैं 172nd क्वेश्चन जो है उसकी बात करेंगे। तो ओनली पर्सन, देखिए ओनली अगर आ जाता है तो यहाँ हो नहीं आता है, यहाँ दैट आता है। सोचने वाली बात नहीं है,
बिल्कुल नहीं रुकना है। इस तरह के क्वेश्चंस में तो आपको एक बार में धावा बोलना है। सेम, ओनली, नथिंग, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, द फ्यू, सॉरी नॉट अ फ्यू, द फ्यू और द लिटिल, इस तरह के वर्ड्स अगर आ जाते हैं, ऑल है, नन है, इस तरह के वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो इनके बाद में हम हु और विच का यूज नहीं करते हैं, दैट का यूज करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, दैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द होटल्स ऑफ रोहतक आर चीपर देन शिमला। ये शिमला है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा है द होटल्स ऑफ रोहतक आर चीपर देन शिमला। तो होटल्स जो है रोहतक के, उनको कंपेयर किया जाता है शिमला से। देखिए ये एक क्लासिक ग्रामर की अपने अपन कह सकते हैं एरर है, इसे अपन डिस्कस करते हैं 1 मिनट में। देखिए अगर आप लिखते हैं द होटल्स ऑफ रोहतक, देखें क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है सब। लेकिन आगे देखेंगे आप, सेंटेंस में लिखा हुआ है क्या, आर चीपर देन शिमला। ये देख पा रहे हैं आप, आर चीपर देन शिमला। आराम से मुझे नोटिस करके एक बात बताएं, क्या यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है? बहुत अच्छे, बिल्कुल आपने नोटिस किया कि हाँ सर, यहाँ पे आप चीपर देन लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन जब भी होता है तो कंपैरिजन का एक रूल होता है कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो दो एक जैसे शब्दों को या एक टाइप के वर्ड्स को या फ्रेजेस को आप कंपेयर कर सकते हैं। द होटल्स ऑफ रोहतक को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं किससे, शिमला से, तो ये तो अब तक आपने सिर्फ क्या रोहतक और शिमला को कंपेयर किया है। इन विचारों के लिए भी तो कोई वर्ड लाओ, और इनके लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा क्या, आपका प्रोनाउन दोज। देखिए अगर यहीं पर अगर होटल लिखा होता तो इस जगह पे दैट हो सकता था, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे प्लूरल का यूज किया है, ये प्लूरल वर्ड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इधर भी, तो इधर भी क्या आएगा, दोज आएगा। और इस ऑफ को आप रिपीट कर दीजिए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर तैयार हो चुका है। आपको लिखना होगा क्या यहाँ पे, दोज ऑफ शिमला। एक बार रीड कर लीजिए क्या लिखा मैंने, दोज ऑफ शिमला। अब एक बार यहाँ पे देखें, अब देखेंगे हो जाएगा सेंटेंस, द होटल्स ऑफ रोहतक आर चीपर देन, और फिर यहाँ पे आएगा दोज ऑफ शिमला। आई होप इट इज वेल अंडरस्टूड। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आप अगर कंपैरिजन करें, अगर आप कंपैरिजन करें, आप कंपैरिजन हमेशा दो एक टाइप की चीजों का करें। आपको रोहतक से शिमला को कंपेयर करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने द होटल्स ऑफ लिख दिया, नाउ अब आपको जो है यहाँ पे होटल्स के लिए एक प्रोनाउन इसके बराबर का एक वर्ड लाना पड़ेगा। नाउन के बराबर या नाउन का मुकाबला कर सकने वाला सिर्फ प्रोनाउन है। रिपीट नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पे होटल्स ऑफ ही लिख देते हैं, लेकिन रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट इसलिए नहीं करते, फिर प्रोनाउन का एग्जिस्टेंस क्यों है सेंटेंस इंग्लिश में, राइट। चलिए देखते हैं आगे। द होटल्स ऑफ रोहतक वाला हो गया। इसके बाद में देखते हैं 174, देख रहे हैं, द चीफ मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ठीक है, दो लोग हैं, हैव गिवन, दो लोगों के लिए हैव आया, बिल्कुल सही है। हिज कंसेंट, यही तो दिक्कत हो जाती है, हिज कंसेंट कहाँ से आया, जब दो लोग हैं, दोनों के हिसाब से वर्ब आई है, तो फिर प्रोनाउन भी तो क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल, यानी क्या हो जाएगा, डियर कंसेंट। कंसेंट वर्ड का अर्थ आप जानते हैं, यहाँ पे वैसे परमिशन है, लेकिन कंसेंट वर्ड का अर्थ होता है रजामंदी या फिर परमिशन या फिर एग्री होना, है ना, इसको बोलेंगे अपन कंसेंट, राइट। ज्वाइन द मीटिंग अपने लिख दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिज की जगह। आई होप इट इज वेल अंडरस्टूड बाय यू गाइस। बढ़ते हैं हम आगे। अब देखेंगे 174 के बाद में 175 की तरफ। 175, ये आपके 175 यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। संध्या was one of those Miss Universe contestants who attributed her success to her parents, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक रिलेटिव प्रोनाउन को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हु। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसको नोटिस करें तो आप नोटिस करेंगे कि हाँ सर यहाँ हु लिखा है। हु जो होता है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये जो पूरा हिस्सा लिखा होता है एक सेंटेंस के फॉर्म में, ये जो आपको दिखता है गाइज, ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है, सॉरी डिपेंडेंट, हाँ डिपेंडेंट होता है किस पर, इस हु से पहले लिखे गए वर्ड के ऊपर। और इसीलिए इसमें आने वाली वर्ब और इसमें आने वाले किसी भी तरह के प्रोनाउन या डिटरमिनर को यही वर्ड कंट्रोल करेगा। अगर यहाँ कंटेस्टेंट्स लिखा है जो कि एक प्लूरल वर्ड है, आप उसके लिए हर नहीं क्या लिखेंगे, आप उसके लिए लिखेंगे देयर।
कि बस अभी अभी पीछे जो हम क्वेश्चन करके आए वही क्वेश्चन, सॉरी वही कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है। तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे हर नहीं, यहाँ पे देयर होगा। और फिर से वीडियो को पीछे करके देखें, इनकेस आपको ना समझ में आया हो तो आपको बात जरूर समझ में आएगी। 176 की बात करते हैं। नन ऑफ द टू मिनिस्टर्स वॉज अवेलेबल। देखिए नन का जब हम यूज करते हैं, ऑफ के बाद उसके बाद प्लूरल आता है, करेक्ट, सिंगुलर वर्ब आती है, करेक्ट, अवेलेबल फॉर कमेंट्स। जो दो आपके मिनिस्टर्स हैं उनमें से कोई भी जो है अवेलेबल नहीं था कमेंट्स के लिए। तो अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या आगे जो नाउन प्रोनाउन की एरर होती है वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एरर है वो है इस वर्ड में। आप यहाँ नन नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे गाइस क्या, नीदर लिखेंगे गाइस। आप क्या लिखेंगे, आप नीदर। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, हम नन को यूज करते हैं मोर देन टू के लिए, और टू के लिए जो यूज करते हैं वो है कौन सा, नीदर। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है टू, आप यहाँ नन नहीं लिख पाएंगे, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे नीदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नन दो से ज्यादा के लिए, नीदर दो के लिए यूज होता है। देखते हैं नेक्स्ट, जस्ट मिनट। नीदर ऑफ द वेज आर इजी टू फॉलो। नीदर ऑफ द वेज आर इजी टू फॉलो। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे नीदर का यूज किया हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने देखो अभी कॉन्सेप्ट्स में बताया, अगर आप चाहो तो दिखा दूं आपको मैं, याद होगा आपको। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद हमेशा वर्ब कौन सी आती है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद में वर्ब आती है कैसी, सिंगुलर। 178 देखते हैं। यू हु लव्स डाइनिंग आउट विल नेवर कुक एट होम। मैंने कहा हु के बाद आने वाली वर्ब को डिसाइड कौन करता है, हु से पहले वाला वर्ड, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब है लव्स नहीं होगा, यहाँ पे लव होगा। गाइस यू के बाद लव यूज करते हैं, लव्स नहीं। सिंगुलर जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं थर्ड पर्सन, उनके साथ आप लव्स लिखते हैं। यू के साथ जो है यानी सेकंड पर्सन के साथ हमेशा क्या लिखा जाता है, लव लिखा जाता है। होप इट इज क्लियर। 179 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। हियर कम्स कपिल देव whom they say is the best all-rounder India has ever produced। ये अपन देखने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है हियर कम्स कपिल देव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हियर कम्स कपिल देव इन्वर्जन का केस है, बाकी सब कुछ यूज किया हुआ है। उसके बाद में कपिल देव के लिए गाइस होम लिखा है, ठीक है। ये जो होम है ये तब लिखा जाता है जब आगे के सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट गायब हो। अगर देखा जाए तो यहाँ पे दे से जो कि सब्जेक्ट और वर्ब है आ गया है, और इसके बाद में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ही तो गायब है। अगर ऑब्जेक्ट गायब है तो उसके लिए होम तो सही हो जाना चाहिए। लेकिन कई बार इंग्लिश में क्या होता है कि पॉज आते हैं गाइस, और ये जो दे से है ये एक तरह का पॉज ही है, राइट, और ये सेंटेंस का मेन पार्ट नहीं होता। आप ये भी बात नोटिस करोगे कि अगर ये वर्ब है, ये इसके बाद में ठीक बाद में एक और वर्ब आ जाना, इट इज 1 सेकेंड वियर्ड। इसका मतलब है कि ये भी तो वर्ब है, मतलब क्या, ये है वर्ब, आप जानते हैं। और ये इज द बेस्ट ऑलराउंडर किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक अच्छा सा सेंटेंस है, और उस सेंटेंस का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सब्जेक्ट ही गायब है, और जब सब्जेक्ट गायब होता है गाइस तो हुम नहीं, किसका यूज किया जाता है, हु का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हु दे से इज द बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया हैज एवर हैड। आई हु इज, रुक जाओ, आई के बाद में हु के बाद में इज नहीं आएगा, क्या आएगा, एम आएगा। ज्यादा सोचना ही नहीं है, 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट गाइस, हु के बाद में आने वाली वर्ब हु से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। तो आई के साथ में इज कब से आने लग गया, आई के साथ में एम आता है। बाकी एक बड़ा ही फनी सा कॉन्सेप्ट है, एक बार स्टूडेंट ने पूछा कि सर आई के साथ में इज कभी नहीं आता है क्या। फिर मैंने उसको कहा कि तू चैलेंज करेगा तो मैं बता दूंगा आई के साथ में इज। बोलता हो कि चलो सर बता दूं। तो फिर मैंने उसे कहा कि हाँ देखो आई के साथ में इज आ सकता है। वैसे तो इंग्लिश में आई के साथ एम आता है, लेकिन आई के साथ में इज आ सकता है। कैसे आ सकता है, देखो ऐसे, ये देखो मैंने आई के साथ में इज लगा दिया, तो ये स्टंट है, कुछ नहीं है। आई को मैंने एक लेटर बना दिया, यहाँ पे आई को मैंने एक प्रोनाउन नहीं रहने दिया। अगर एक लेटर है तो ऑफकोर्स उसके साथ इज आएगा। आई अगर एक प्रोनाउन है यानी कि उसका एक मीनिंग है, एक वर्ड है वो, तो उसके साथ में क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, तो ऐसी बात है। पढ़ो नेक्स्ट देखते हैं, अपन क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। हम पहुंच गए थे 180 और इसको कर लिया था कंप्लीट, क्योंकि आई के साथ में आता है एम, ये इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, एम आएगा। राइट, अंडरस्टूड। चलिए अब क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं, चलो।
क्लोज टेस्ट आ गया भाई। मीटिंग ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, मीटिंग ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स कैन बी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। पुराने स्कूल के दोस्तों से मिलना एक अजीब सा एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक। उसके बाद सम हैव चेंज्ड सो मच, कुछ उनमें से जो है इतने चेंज हो जाते हैं, सो मच इतने ज्यादा चेंज हो जाते हैं, दैट यू कैन डैश रिकॉग्नाइज देम, आप उनको डैश रिकॉग्नाइज यानी पहचान सकते हैं। अब ये कितना पहचानेंगे, अगर कोई स्ट्रेंज हो गया, कोई बहुत बदल गया है, तो अब कितना पहचानेंगे? नियरली पहचानेंगे, ऑलमोस्ट पहचान लेंगे, इजीली पहचान लेंगे, या हार्डली पहचानेंगे? हार्डली वर्ड का मीनिंग रेयरली होता है, जिसमें जब प्रोबेबिलिटी को बहुत कम बताना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा चेंज हो गया है तो आप कम ही तो पहचान पाओगे उसे। अगर आप कम पहचान पाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीधे सीधे सी, राइट। बढ़ते हैं आगे। दे स्पीक विद अ डिफरेंट डैश, वो एक डिफरेंट डैश के साथ में बात करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज। देखिए, कोई जब पुराना दोस्त मिलता है डिफरेंट लैंग्वेज में तो बात नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि डिलीट करने लायक है। एक्सेंट यहाँ हो सकता है, वे हाँ तरीका हो सकता है, एक अलग तरीके से बात करते हैं। और टंग, ये भी आपका जो है वो आंसर हो सकता है, ठीक है। ठीक, टंग तो कैसे होगा? टंग, टंग का एक मीनिंग लैंग्वेज होता है, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी अपना डिलीट कर सकते हैं। बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ एक तो बी है और एक सी है। जब ये टेस्ट लिया तो उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, ज्यादातर नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ने ये वे को आंसर चुना, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है गाइस वो बी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? वो है बी। अब ये बी क्यों है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा गाइस। यहाँ पे जो क्रक्स है ना इस क्वेश्चन का कि यहाँ पे बी क्यों होगा, वो बैठा हुआ है आपके इस वर्ड में। अगर आपने नोटिस कर लिया हो तो यहाँ पे जो है मैंने लिखा हुआ है क्या? विद। ये जो विद है ये आप वे के साथ यूज नहीं करते, आप वे के साथ में यूज करते हैं इन। यू से इन अ वे, उसने इस तरीके से बात की, ही टॉक्ड इन अ वे, करेक्ट, ही टॉक्ड विद दैट एक्सेंट, विद दैट एक्सेंट। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको लग रहा हो, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको लग रहा हो किस चीज का है, सिर्फ अपने वर्ड के मीनिंग का है, लेकिन असल में ये क्वेश्चन जो है ये प्रेपोजिशन का है। विद आता है किसके साथ? एक्सेंट के साथ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ये, ताकि वे, जबकि पढ़ने में ज्यादा बेहतर लगता है ऑफ कोर्स। आगे बढ़ते हैं हम। Some have changed so much that you can hardly recognize them. They speak with a different accent, comma, are interested in different things. Different का अर्थ यहाँ पे बस ये है कि आपसे अलग, तो इंटरेस्टेड होते हैं किसमें? दूसरी अलग चीजों में, different things. And all you can do, और जो कुछ भी आप कर सकते हो, मतलब जो कुछ भी आप करते हो, is to, यहाँ पे to भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में अब तो क्या चेंजेस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाकी यहाँ पे to होना चाहिए। is make dash डैश टॉक, ओके। अब यहाँ पे डैश टॉक में क्या है आपको, और क्या, और तो कुछ करते नहीं हो, क्या करते हो? डैश टॉक, यानी किस तरह की टॉक? स्मॉल टॉक, लिटिल टॉक, सिली टॉक या गॉसिप टॉक। देखिए गॉसिप तो खुद ही नाउन है तो इसको तो हटाओ, टॉक के साथ आएगा नहीं। सिली टॉक करते हो क्या? अगर मान लीजिए हम ऐसे किसी दोस्त से मिल रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, हम सिली बातें नहीं करते। सिली बातें तो हम अपने जो फास्ट फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ में करते हैं, ये नहीं होगा। स्मॉल टॉक हो सकता है, लिटिल टॉक हो सकता है। देखा जाए तो स्मॉल और लिटिल में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों तो सेम ही वर्ड्स हैं। छोटी बात, छोटी मोटी बात करते हैं, इसको अपन कह सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे जो आंसर है वो होगा क्या? स्मॉल। जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर स्मॉल बोलता हूँ गाइस, इट इज मच मोर दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो दिया हुआ है कौन सा? लिटिल, राइट। और मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो आपके सॉल्यूशंस है उसको फॉलो करती है, और उन्होंने भी, आप देखेंगे अगर ये क्वेश्चन आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे आपको ये मिलेगा, और इसका आंसर भी आपको लिटिल मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर गाइस स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरह की टॉक की बात करते हो, जब टॉक का अर्थ बात होता है, और बात पर्टिकुलरली कुछ इस माहौल की हो, जिस माहौल, जो अभी आप माहौल है, यहाँ देख रहे हैं कि आप अपने एक पुराने दोस्त से मिले हैं जिससे ज़्यादा नहीं जानते, और मतलब जानते हैं लेकिन अब बहुत टाइम बाद मिले हैं, बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है। ऐसे में जो बात होती है उसको स्मॉल टॉक कहा जाता है। ये मैं आपको एक बार और दिखा दूं जरा। या देखेंगे एक स्क्रीनशॉट है, ये ओएलएड का स्क्रीनशॉट है, आई गेस आपको ये दिख रहा होगा।
ठीक है, स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक कुछ होता भी है गाइस। स्मॉल टॉक जो है एक चीज होती भी, एग्जिस्ट भी करती है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो चीज है ये मैंने और कहीं नहीं, ये ओएलएट्स है, यानी कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी का स्क्रीनशॉट है। स्मॉल टॉक कुछ होता है, ठीक है ना। आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे लिटिल टॉक, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, एक और चीज देखें आप, ये एक और स्क्रीनशॉट देखें। जब आप इसे देखते हैं तो यहाँ भी आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर होती हैं कि ये टॉक का, आप देख सकते हैं टॉक जो है वर्ड, उसके अंदर का मीनिंग है। और उसमें एक बात कही हुई है, ये अनकाउंटेबल हो जाता है जब आप एक ऐसे टॉपिक की या बात कर रहे होते हैं, एक ऐसे टॉपिक की बात, टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन और अ वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, इसकी बात कर रहे होते हैं, ये अनकाउंटेबल हो जाता है, राइट। और यहाँ भी आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्मॉल टॉक दिखेगा। जब आप किसी टॉपिक वगैरह की बात कर रहे होते हैं, या तरीका होता है जो बात करने का उसकी बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्मॉल टॉक जो है एक फिर भी कुछ ऐसा है जो एग्जिस्ट करता है, लिटिल टॉक नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर है गाइस, क्वेश्चन का जो रियल आंसर है वो तो है क्या, स्मॉल टॉक। वो तो है क्या, स्मॉल टॉक। लेकिन ये है कि एग्जाम्स वगैरह में ये आपका आंसर लिटिल आ चुका है। तो इसमें मैं ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको क्या करना चाहिए। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन वापस आता है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीटेड के रूप में आ सकता है, एंड देन यू विल हैव टू टेक दिस एज योर आंसर। लेकिन जो सही चीज़ है वो स्मॉल है, ये आपने क्लियरली समझ लें। फर्दर अपन बढ़ते हैं, आइए फटाफट से देखते हैं आगे अपने पैसेज को। ऑल यू कैन डू इज मेक स्मॉल टॉक एंड होप, और आशा करते हैं दिल गो सून, कि वो जल्दी चले जाएंगे आपके जो दोस्त हैं उनसे। अदर्स दो यू माइट हैव बीन आउट ऑफ, ये अदर्स कहाँ से आ गया तो मैं आपको बता दूं, ये जो अदर्स है ये इधर ये जो सम था इसको रिपीट किया, सॉरी इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले तो सम की बात की, जो कुछ हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। अब अदर्स जो होंगे वो आप बताएं कौन से होंगे, जो चेंज नहीं हुए हैं, तभी तो उनको बोल रहे हैं अदर्स। तो यू माइट हैव बीन आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ टच them for years are just the same as they always were। अब यहाँ पे देखो टच से सीधा सीधा आउट ऑफ टच ही तो रहे हम, ये तो बोलना चाह रहे हैं अपन, जिनसे हम बहुत टाइम बाद मिले, ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स हैं, ये आउट ऑफ टच होंगे, आउट ऑफ साइट नहीं हो सकते। आउट ऑफ साइट तो भाई कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, वो आउट ऑफ साइट है। आउट ऑफ साउंड भी नहीं होंगे, आउट ऑफ गॉसिप भी नहीं होंगे, सॉरी आउट ऑफ फील भी नहीं होंगे। आउट ऑफ टच एक एक्सप्रेशन जरूर होता है जिसका मतलब होता है कोई जिससे हम लंबे समय से नहीं मिले हैं, या ना मिलना जो है जिससे नहीं मिलते हैं उसको हम कहते हैं ही इज आउट ऑफ टच, राइट। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या आपका यहाँ पे, टच। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, और आगे हमने पूरी बात कर दी है कि भाई जो जिनसे आप जो है, भले ही आप जो है इनसे क्या है आउट ऑफ टच रहे हैं फॉर ईयर्स, सालों से, दे आर, यानी ये जो होते हैं आर जस्ट द सेम, बिल्कुल वैसे ही होते हैं, एज दे ऑलवेज वर, बिल्कुल जैसे पहले हुआ करते थे। और उसके बाद में इट्स से अपन आगे देखेंगे, लेकिन पहले अपन थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं स्लाइड को। ये फाइल को ऊपर करने के बाद में आगे बढ़ सकते हैं। इट्स डैश इफ यू सॉ देम यस्टरडे, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने उन्हें कल ही देखा हो, जिनसे मिले काफी टाइम बाद है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बस उनसे कल ही मिले थे या कल ही उनको देखा था। या पे मिलना है, वैसे इसका अर्थ सी का अर्थ मिलना है, तो अगर उनसे मिले थे, तो ये जो मीनिंग हम यहाँ देना चाहते हैं ना कहीं, वो इफ के साथ एज देता है, एज इफ यू सॉ देम, जैसे कि कल ही मिले हों। ये जो जैसे कि कुछ होना होता है वो हमेशा एज इफ के साथ दिखाया जाता है। लाइक इफ कुछ होता ही नहीं है, जस्ट एज फिर भी कुछ होता है, लेकिन जस्ट एज का ये मीनिंग नहीं हो गया। सो एज भी साथ में नहीं लिखे जाते, सो डैश एज जरूर कुछ होता है। फाइन, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा क्या, एज इफ का अर्थ होता है ऐसे जैसे कि, राइट। इट्स ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि, ये इसका मतलब है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि यू सॉ देम यस्टरडे, तुम उनसे कल मिले। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में देखते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन है, जस्ट 186 जो क्लोज टेस्ट है उसको देखने जा रहे हैं। When I go into a stranger's library, जब मैं एक स्ट्रेंजर्स की लाइब्रेरी में जाता हूँ, I dash round the bookshelves, मैं बुक शेल्फ्स में क्या करता हूँ देखते हैं, रन अराउंड,
रन अराउंड तो नहीं होगा, वो भागेगा तो नहीं कोई भाई। और लुक अराउंड मतलब देखना होता है भाई, ठीक है, लुक अराउंड हो सकता है। वॉन्डर अराउंड मतलब घूमना होगा आसपास में, और वंडर अराउंड मतलब आश्चर्य करना होगा। तो ये राउंड के साथ में गाइस सिर्फ एक ही ढंग का मीनिंग देता है कि लुक अराउंड, यानी कि मैं देखता हूँ चीजें क्या है कैसी है, इसको लुक अराउंड बोलते हैं। वॉन्डर अराउंड तो मतलब ऐसे ऐसे घूमना होता है। वैसे लाइब्रेरी के केस में वॉन्डर अराउंड भी गलत नहीं है, लेकिन वॉन्डर जो है लाइब्रेरी जैसी चीजों में या जगहों में नहीं होता है। हम लाइब्रेरी जाते हैं तो एक पर्पस के लिए जाते हैं, दैट इज टू रीड, राइट। तो अपना लुक अराउंड इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज टू नो द टाइप ऑफ पर्सन ही इज। ये इसलिए किया जाता है, दिस इज टू नो, ये इसलिए किया जाता है, किस लिए? द टाइप ऑफ पर्सन ही इज, द टाइप ऑफ पर्सन ही इज, ताकि हम क्या जान लें, क्या जानने के लिए किया जाता है ऐसा, कि जो टाइप ऑफ पर्सन है वो कैसा है, जिसकी लाइब्रेरी में हम गए। हम आई फील, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ या मैं ऐसा मानता हूँ, आई फील को अपन मानने के लिए भी यूज करते हैं। दैट आई नो, मैं जानता हूँ, द डैश टू हिज माइंड, मेरे को पता चलेगा ना जब, तो मैं कहूँगा कि क्या क्या माइंड का, देखें जरा ऑप्शन देखें, मिस्ट्री, की, सीक्रेट, सॉल्यूशन। इसको ध्यान से देखें, जैसे क्या लिखा है, आई फील दैट आई नो, आई फील दैट आई नो, आई नो द डैश टू हिज माइंड। क्या होगा भाई इसके माइंड का, किस चीज को हम जानेंगे, मिस्ट्री को, की को, सीक्रेट को, या सॉल्यूशन को? देखा जाए तो इनफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है जिससे हम इसका आंसर दे सकें, बट फिर भी थोड़ा सा एक बार आगे बढ़ के देखते हैं। हाउस विदाउट बुक्स, तो यहाँ पे दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी बात करना हमने चालू कर दिया, और हमने कहा कि हाउस के दूसरी चीज की बात हो रही है। दीज ओनली टेल, ये जो बातें हैं ये सिर्फ आपको क्या बताते हैं, तो ठीक है, ये तो कारपेट्स के बारे में आगे जो है कंटिन्यू कर दिया। हमें इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अच्छा, तो अपन को एक बार कंटिन्यू करते हैं, पीछे से पढ़ना। दिस इज टू नो, ये जो है ये जानने के लिए किया जाता है, क्या जानने के लिए, टाइप ऑफ पर्सन जानने के लिए। एंड आई फील दैट आई नो, और मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ क्या, डैश टू हिज माइंड, सॉल्यूशन टू। ओके, यहाँ पे टू आपको हेल्प करेगा, राइट। और टू के हिसाब से सीक्रेट टू कुछ नहीं होता है, और मिस्ट्री टू कुछ नहीं होता है, की टू जरूर होता है, सॉल्यूशन टू भी होता है, लेकिन सॉल्यूशन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। माइंड कोई मतलब क्वेश्चन थोड़ी है जिसका सॉल्यूशन होगा, राइट। इसका कारण से इसका आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, की। चलो आगे देखते हैं। अ हाउस विदाउट बुक्स, एक ऐसा घर जो बिना बुक्स के है, इज अ डैश हाउस। किस तरह का हाउस है, लीक हाउस है, बैड हाउस है, अनलकी हाउस है, या करेक्टरलेस हाउस है। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनमें से एक वर्ड आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, एंड दैट इज ब्लीक। इसका अर्थ क्या होता है गाइज, इसका अर्थ होता है नॉट एनकरेजिंग, नॉट एनकरेजिंग, एंड दैट इज व्हाट योर आंसर इज। बिल्कुल एक ऐसा घर जिसके अंदर बुक्स नहीं है, वो एक तरीके से हमारे लिए क्या है, बिल्कुल भी एनकरेजिंग नहीं है। और प्लस अपन जो ऑथर की बात पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, जो देखते आ रहे हैं, उसकी जो फीलिंग है वो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्लीक ही होना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। नो मैटर हाउ रिच द कारपेट्स आर। और वहीं जब जब हम किसी इसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे हम कारपेट्स को भी देखते ही हैं गाइस, तो बोलते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कारपेट्स कितनी है, जिस चीज से फर्क पड़ता है वो क्या है, उसकी बुक्स जो है वो कैसी हैं, और अगर बुक्स हैं या फिर है या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं, रीड करते हैं इसको बाकी को। दीज ओनली टेल यू वेदर, दीज ओनली टेल यू वेदर ही डैश अ लॉट ऑफ मनी, ही डैश अ लॉट ऑफ मनी। देखा जाए तो सारी चीजें वो प्रेजेंट में ही चल रही है गाइस, तो यहाँ पे बड़े आराम से ही हैज अपना आंसर लगा देंगे अपन, और ही के साथ में ये सब जो है ये कहीं से भी मीनिंगफुल नहीं है। ही हैज हैड, अपन कह रहे हैं एक बार देखें जरा, वेदर ही हैड अ लॉट, नहीं हैड तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, और ना ही हैव हो सकता है। ही के साथ हैव कौन लगाता है, हैज यानी प्रेजेंट। हैज हैड तो अपन तब लगाते हैं जब हम यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाते हैं, अब उसके पास पैसा नहीं है, पहले रह चुका है। डैश, उसके बाद में डैश यहाँ पे 189 के अंदर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। बट द बुक्स टेल यू, आगे बता रहे हैं अपन कि क्या बता, दीज ओनली टेल यू, कारपेट्स क्या बताते हैं कि उसके पास में ज्यादा पैसा है या नहीं। बट द बुक्स, लेकिन जो बुक्स हैं वो बताती हैं क्या, वेदर ही हैज अ माइंड एज वेल, कि भाई उसके पास में कोई दिमाग है भी क्या नहीं। थोड़ा फनी तरीका है, थोड़ा सा ऑथर जो है वो अच्छा जा रहा है। आगे देखेंगे क्या लिखा है, इट इज नॉट अ डैश ऑफ मनी, इट इज नॉट अ डैश, देखें इशू ऑफ मनी, क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन ऑफ मनी एक सीधा सीधा फ्रेज होता है,
इशू ऑफ मनी कुछ नहीं होता, कॉज ऑफ मनी, रीजन ऑफ मनी वगैरह नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऑफ मनी आपका जो है एक तरह की, एक आप कह सकते हैं सेट फिक्स, एक फ्रेज होती है जो जनरली यूज की जाती है। इशू ऑफ मनी जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। इसे अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट अपने पार्ट के अंदर, जिसमें बाकी के जो क्लोज टेस्ट हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।